Peace up, A-Town. Yeah, yeah. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह भारत के मंत्रिपरिषद और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 74 या आर्टिकल 74 में। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को फिर से दूसरी भाषा में घुमाकर पूछ सकता है कि आर्टिकल 74 किससे संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं क्योंकि वह मंत्रिपरिषद के कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति को कोई भी काम करना होता तो प्रधानमंत्री की परामर्श के द्वारा ही मंत्रिपरिषद से बातों को पूछ कर वह अपने काम को या किसी भी कार्य को करने के लिए जानकारी या सलाह या परामर्श लेते हैं। फिर राज्य मंत्री व उपमंत्री। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इनमें सही हैं। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह तो प्रधानमंत्री होता है, परंतु वह जो अपना त्यागपत्र है, ठीक है, तो कई बार बच्चे ऑप्शन प्रधानमंत्री भी टिक कर देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। जैसे उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है ना। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है तो उन्हीं को इस्तीफा देना है। नहीं, मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री यदि अपना त्यागपत्र देगा तो वह राष्ट्रपति के समकक्ष देगा। किसके समकक्ष देगा? या राष्ट्रपति को या अपना इस्तीफा लेटर जो भी होता है इस्तीफा पत्र देंगे। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, वह मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिनों तक अपने पद पर बना रह सकता है? जैसे भी कमलनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी जो कि बना दिए गए थे, परंतु उनके पास क्या नहीं थे, मतलब जो उनकी कहना चाहिए सदस्यता थी वह उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, जिनको 6 महीने का समय दिया गया था कि अगर यदि आप अपनी सदस्यता प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुमत प्राप्त किया ताकि वो मतलब अपना सीएम का पद ग्रहण किए रहे। परंतु उनके अविश्वास प्रस्ताव मतलब उनके साथ जो सिंधिया जी थे वो अपनी पार्टी छोड़े तो उनके विधायक चले गए तो उनकी बहुमत कम हो गई, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई। तो वैसे ही संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो नहीं है वह मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिनों तक अपने सदस्य पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 6 माह तक। 6 माह के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता जरूरी होती है या मेंबरशिप जरूरी होता है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में किस स्तर के मंत्री सर्वश्रेष्ठ होते हैं? तो जो कैबिनेट मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास होता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब वह सीधा प्रधानमंत्री से बात करते हैं। एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट देते हैं और कैबिनेट मंत्री फिर प्रधानमंत्री से बात करते हैं। जैसे गृह मंत्री हो गए, है ना, अपने रक्षा मंत्री हो गए, ये डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये डायरेक्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री से। तो ऐसे ही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री।
कि मंत्रिपरिषद में किस स्तर के मंत्री सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो वह कैबिनेट मंत्री के जो पद पर जो भी पदस्थ होते हैं वे इसके मतलब क्या बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ मंत्री माने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री व उपमंत्री होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे राज्य का कोई मंत्री स्टेट मंत्री है वह बात करेगा किससे, कैबिनेट मंत्री से, और कैबिनेट मंत्री बात करते हैं किससे, सीधे प्रधानमंत्री से। अब ये उपमंत्री क्या है, अब कैबिनेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, एक डायरेक्ट सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं ना। जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वह सीधे बात करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री से, और राष्ट्रपति से भी सीधे बात कर सकते हैं। परंतु ये जो उपमंत्री होते हैं इनको भी अपनी रिपोर्ट किसको देना होता है, कैबिनेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री को, ठीक है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो आर्टिकल 75(3), ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे फ्रेम कर सकता है कि अनुच्छेद 75(3) किससे संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन के सिर्फ दो ही फ्रेम बनते हैं। एक फ्रेम आप लोगों के सामने है, दूसरा फ्रेम जो मैं आप लोग को अपने मुंह से बोलकर बता रहा हूँ। ये दो फ्रेम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों फ्रेम याद रखना है क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। अगर मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ठीक है, तो ये अविश्वास जो प्रस्ताव होता है ये सर्वप्रथम लगाया गया था, कब लगाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस समय सरकार थी, उस समय पे ये लगाया गया था, ठीक है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। कहाँ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस में सन 1780 के समय में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव को क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था या रिलीज़ किया गया था या अपने संविधान में लाया गया था। तो वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में यह बन सकता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह किस संविधान से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव मतलब किस प्रधानमंत्री पर लगाया गया और यह हुआ, तो जो मोरारजी देसाई थे, कौन थे, मोरारजी देसाई, इन पर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, जिसमें से ये एक बार तो असफल रहा पहली बार में, परंतु जब ये दूसरी बार लगाया गया तो जब देखे कि हमारी बहुमत जा रही है तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण होने के पहले ही, क्या पूर्ण मतलब कि उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण होने के पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब ये क्या होता है कि विपक्ष में जो भी मंत्री होते हैं, जो भी पार्टी होती है, उनके द्वारा जिस समय मतलब उस समय जो भी संस्कार होता है, तत्कालीन जो भी पार्टी की सरकार होती है, यदि उनके कार्य में कोई उनको शंका होती कि कार्य ढंग का नहीं हो रहा है या कुछ अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है, तो वह उस चीज़ का जवाब मांगने के लिए उस चीज़ को वहाँ पे कर सकते हैं। तो यह अविश्वास प्रस्ताव उनके मतलब विरोधियों के लिए यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये मैं भी आप लोग को बता चुका हूँ। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हम ये भी देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 महीने, 2 महीने, तो आपको याद रखना है कि इसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। वह तब तक बनी रहती जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। वही बताया, यदि किसी भी मंत्रिपरिषद का मतलब जो अपनी गठन है या सामूहिक है, समूह है, ऐसा लगता है कि ये मतलब काम सही नहीं हो रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसके ऊपर चलाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। जैसे ही ये पास हो जाता है तो उसकी सरकार, जो जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो वही हाल है मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद जो होता है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। फिर हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63, ठीक है। अनुच्छेद 63 जो है ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, सही है। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये गलत है। आप सभी को पता है कि जो आर्टिकल 61 है वह महाअभियोग से संबंधित है।
अब एक क्वेश्चन और बनता है कि महाअभियोग किस संविधान से लिया गया है ना, या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से महाअभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। यह भारत के जो अपने राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, या किसी भी प्रधानमंत्री हो गया, और जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनको हटाने की जो प्रथा होती है वह महाअभियोग के द्वारा चलाई जाती है जब वह अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहे होते हैं। और यह प्रक्रिया चलाए जाने के पूर्व कितने दिन पूर्व यह सूचना उनको दे दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व, कितने 14 डेज पहले यह सूचना उनको दे दी जाती है। डायरेक्ट मतलब किसी पर भी महाअभियोग नहीं चलाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको इस पर ध्यान रखना है। और ये जो है जितने भी आर्टिकल दिए हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रेलवे ALP का पेपर था, ठीक है, ALP प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान में रखना है ताकि आप लोग अपने आने वाले पेपर को फाइट कर सकें। तो ये सारे आर्टिकल आपको जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको मतलब फेमस जो अपने पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, और लोकसभा, राज्यसभा, ये जो मैं अपने टॉपिक अभी कंप्लीट कराया हूँ इनको आप देखते रहिए लगातार। जो भी बच्चा देख रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसका एग्ज़ाम पास ज़रूर कर लेगा वो। तो यदि आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप जाकर ईजिली एक बार में देख पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 3.5 लाख प्रति माह है, ये भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। फिर उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी चुना जा सकता है। और फिर है भारत के उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा असत्य है इसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भारत के उपराष्ट्रपति का पद, क्या बनेगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अभी 3.5 लाख रुपये प्रति माह, इसके पहले कितनी पेमेंट थी ये भी हम देख लेते हैं, अभी नीचे पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 2016 में, ठीक है, 2016 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और भी साथ में पद थे जिनकी वेतनों में बढ़ोतरी की गई, ठीक है। तो 2016 में क्या हुआ कि ये राष्ट्रपति की पेमेंट थी 1.5 लाख रुपए, ठीक है, मतलब 1.5 लाख रुपए थी। तो 2008 में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और भी जो पद थे उनकी पेमेंट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 2008 के पहले तक नहीं, मतलब 2008 के पहले तक नहीं बढ़ी थी, ठीक है। तो इस चीज़ की घोषणा की गई थी। तो यह 2016 में पारित, मतलब घोषित हो गया, पारित हो गया कि 3.5 लाख प्रति माह दिया जाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए, कितनी, 5 लाख रुपए की जो राशि है यह दी जाएगी किसे, प्रेसिडेंट को, मतलब दी जाती है। और उपराष्ट्रपति की पेमेंट हो गई है 1,50,000 से, मतलब 1.5 लाख से बढ़कर 3.5 लाख प्रति माह हो गई है। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वह किस देश से लिया गया है, क्योंकि जो इसका ये गलत ऑप्शन था, है ना, ये फ्रांस के संविधान से बता रहा, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ऐसे कितने हैं उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, उनकी भी हम लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले चुने गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, आपको ये भी पता होगा, और पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी थे, है ना। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर शंकर दयाल शर्मा, ये सभी क्या हुए थे, निर्विरोध चुने गए थे। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह से आपको एक बात और याद रखनी है कि ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के पद में भी काम किए और चीफ जस्टिस पद पर भी काम किए, है ना। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, है ना, और ये शंकर दयाल शर्मा ये भी निर्विरोध चुने गए थे। तो 3 ऐसे पद थे या 3 ऐसे नाम थे जो कि उपराष्ट्रपति चुने गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, जो कि निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब ये कि इनके विरोध में या इनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा मेंबर खड़ा ही नहीं हुआ था कि जो मतलब जिनके बीच में चुनाव कराया जाए। तो ये निर्विरोध सीधे अपने ये इलेक्शन फॉर्म अपना भरे और ये सीधे अपना उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए
उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सभी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते। कौन कौन नहीं माना जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का जो मंत्री है, इन्हें किसी भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इसलिए ये सभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। लाभ के पद पर मतलब ये होता है कि वह किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। ठीक है, जैसे यूपीएससी से कोई आईएएस आईपीएस है और वह अपना चुनाव लड़ना चाहता है, तो उससे पहले अपनी नौकरी छोड़नी होगी, उसके बाद वह इस चुनाव में भागीदार बन पाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाअभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ए और बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो लाभ के पद पर ना हो, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यही बता चुका हूँ। राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, या आप कह सकते हैं उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ दी अबव। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती हैं। फिर है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। या इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि यह सिर्फ 6 माह तक कार्य कर सकता है। कब तक? अधिकतम 6 माह तक। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ही कार्य कर सकता है। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आप लोग को तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप एक बार में जाके फॉलो कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगी, तो आप सीधे फॉलो कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं #PF Learning, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।